के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सुनील पांडे जी को। सुनील पांडे जी काफी दिनों से एक्टिव हैं और मलेशिया और कई मॉडल्स की बात करते हैं जो कि हमारे लिए भी नए हैं। और पीछे जो बैकग्राउंड डिस्कशंस हुआ है, जो आज स्टेज पे पहुंचे हैं कि सरकार ने अपना स्टैंड को चेंज करके पॉलिसी को रिवाइज किया है, तो तो सभी लोगों को इस बारे में बताएंगे कि कैसे इस मुकाम पर पहुंचे और आगे क्या करना है। देखो, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद डिसीजन। तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना है इंडस्ट्री को कि हम पॉलिसी आने के बाद कामयाब हो। पॉलिसी आना अलग बात है और पॉलिसी को कामयाब करना दूसरी बात है। तो जो फीडबैक अभी तक आ रहे हैं, जो अभी कुलकर्णी जी ने दिया, या मेरे और भी जो कुलीग्स हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। तो हाउ के पॉलिसी आने के बाद जिससे कि विन विन सिचुएशन रहे, सरकार को भी लगे कि फायदा हुआ है और इंडस्ट्री को लगे कि उनको भी फायदा हुआ है, तो क्या 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 बैकग्राउंड डिस्कशन रहे और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इसके बारे में आप हम सब लोगों को बताएं। नमस्कार सर। मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर, जैसा कि कुलकर्णी साहब ने बताया, पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है और उसमें से हम लोगों ने कुछ चेंजेस भी करे। अगर पिछले 5 साल का मतलब पूरा बैकग्राउंड देखा जाए तो करीब 5 या 5.5 साल पहले मैंने मलेशिया वाले मॉडल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दिया था। और उस मॉडल में ये था कि थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इसको कि इंडियन इंडस्ट्री क्यों मार खा रही है विसे विस जो इंडोनेशिया या मलेशिया या जो हमारे ब्राजील जो कम्पिटिटर्स हैं उसमें। पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताया गया कि देखिए, उनके पास ऐसे वुड रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्शन बेसिस पे वो कंज्यूम करते हैं। मतलब अगर आप इंडोनेशिया का एग्जाम्पल लीजिए या मलेशिया का एग्जाम्पल लीजिए, तो उनके पास लैंड है। अगर उनकी वुड की प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब जो हम प्लांटेशन कॉस्ट कहते हैं, अगर वो 100 रुपये टन है तो उनको 5 रुपए की रॉयल्टी देके 105 रुपये टन पे मिल जाती है। जब हम इसी चीज को एग्रो फॉरेस्ट्री में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि क्योंकि लैंड डिफरेंट क्रॉप से compete करती है। अब वो लैंड किसान इक्लिप्टस लगाएगा या पॉपुलर लगाएगा या वो गेहूं लगाएगा या कोई और क्रॉप लगाएगा, उसके बेसिस पे इंडस्ट्री को प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे लकड़ी नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझना होगा कि आर्गुमेंट को कहाँ लेके हम लोग गए। हम लोगों ने ये कहा कि ये मार्केट प्राइस पे हमें मिल रहा है, और आज की डेट में अगर आप देखिए तो हमें $180 या $200 पर बीडीएमटी लकड़ी मिल रही है, जबकि इंडोनेशिया या मलेशिया या ब्राजील जिनके पास लैंड है उनको करीब $100 के आसपास मिल रही है, क्योंकि उनके पास ऐसे रिजर्व्स हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे उनको लकड़ी मिल रही है। तो ये एक आर्गुमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफी कन्विंस किया। आप लोगों को याद होगा कि पिछले 3-4 महीने पहले मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी पेपर प्रोडक्ट्स पे आए, और उसका मेन आर्गुमेंट यही था क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल ज्यादा कॉस्टली है और वहां से मटेरियल डंप हो रहा है। दूसरा जो आर्गुमेंट जहां जो कि शिफ्टिंग, मतलब जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत एक मेजर पॉलिसी शिफ्टिंग आर्गुमेंट था, वो ये था कि अगर आप स्टडी क्लोजली करिए मैसूर पेपर मिल का या कोट्टायम का, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड दिया था, हमें पैरेलल एक फॉरेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना पड़ा था। क्योंकि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट के लिए लैंड देते हैं, जैसे मान लीजिए ओएनजीसी की ड्रिलिंग साइट है, तो उस पर्टिकुलर साइट पे लोग रहते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी एक्टिविटी चलती है वहां पे और वो लैंड प्रोटेक्टेड रहता है। ये एक सिचुएशन जब मैसूर पेपर मिल के पास गया तो मैसूर पेपर मिल को एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने उन ऑफिसर्स को ये पावर डिलीगेट किया कि जी वो इंक्रोचमेंट वगैरह या जो भी इलीगल एक्टिविटी उस पर्टिकुलर लैंड पे होगा उसको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कैपेबिलिटी इंडस्ट्री के पास नहीं है। तो ये जो आर्गुमेंट था उसमें ये हुआ कि नहीं, आप लैंड आप लीज पे नहीं दीजिए। इनफैक्ट अगर आप ये आर्डर भी देखिएगा तो सब्जेक्ट में वो लैंड लीजिंग की बात करते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये है कि स्टेट गवर्नमेंट विलिंग टू रेज प्लांटेशंस एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री। दिस विल बी कॉल्ड अ फॉरेस्ट्री एक्टिविटी। दिस विल नॉट रिक्वायर एनपीवी,
जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, दिस विल नॉट रिक्वायर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन हैव अ शेयरिंग अप रेवेन्यू और शेयरिंग अप प्रोड्यूस। तो ये बहुत ही एक मतलब एक कन्विंसिंग ढंग से इसको लाया गया कि एक तो आप हम लीज नहीं मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेटिव प्लांटेशन करे। और हमारा प्रपोजल ये था कि कोलैबोरेटिव प्लांटेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा लैंड है, हम किसी किसान को देते हैं, तो लैंड हमारा है, लैंड स्टेट गवर्नमेंट का है, आप लैंड कंट्रीब्यूट करिए, हम उस पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा प्लांटेशन का जो हमारे रिक्वायरमेंट का, हमने क्योंकि यहाँ पे स्पेसीज भी कभी भी हमने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस नहीं करा, क्योंकि किसी को मान लीजिए शीशम की जरूरत होगी, किसी को यूकलिप्टस की जरूरत होगी, तो ये वो स्पेसी न्यूट्रल आर्गुमेंट था। और स्टेट गवर्नमेंट लैंड दे, हम उस पर इन्वेस्ट करें, लेकिन प्रोटेक्शन स्टेट गवर्नमेंट का होगा। हम लैंड को लीज पे अगर हम ले लेंगे तो हम उसको कल को मान लीजिए रात को अगर इंपोचमेंट होता है तो हमारे पास वो पावर्स नहीं है कि हम उनको एविक्ट कर सके। तो लैंड रहेगा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही। डीपीआर में ये डिसाइड होगा कि उसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे प्लांटेशन किया जाए, कितना एरिया एएनआर नेचुरल रिजर्वेशन में लाया जाए, कितना एरिया प्लांटेशन में लाया जाए, इंडस्ट्री का खर्चा कितना आ रहा है। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट वायबल होंगे इसीलिए हम लोगों ने शेयरिंग का भी उसके अंदर 50-50 या 50-60 या कोई नंबर हमने नहीं दिया, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक बहुत ही डिग्रेडेड साइट है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो वो ऑब्वियसली वो 40-60 पे वो वायबल होगा। तो इसलिए वायबिलिटी या प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के ये आर्डर निकाला गया। तो इस आर्डर में 3-4 चीजें हैं जो हमें समझना पड़ेगा। पहले तो ये इंडस्ट्री को लैंड लीज पे देने का ये आर्डर नहीं है, लैंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही रहेगा। डीपीआर के अंदर ये डिसाइड होगा, जो एग्रीमेंट होगा इंडस्ट्री से, कि किस तरह का प्लांटेशन रेज किया जाएगा, इंडस्ट्री कितना इंडस्ट्री उसमें इन्वेस्ट करेगी, लैंड स्टेट गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा वो इन्वेस्ट करेगा, लैंड मतलब कंट्रीब्यूट करेगा। अब उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के हिसाब से एक शेयरिंग ऑफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इंडस्ट्री मतलब 100 रुपये लगा दे और उसको घाटा हो जाए। तो इसलिए अगर 100 रुपये लगा रहा है तो उसको 110 रुपये का फायदा, उसके बेसिस पे ये शेयरिंग ऑफ प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जब 2023 में जो अमेंडमेंट आया, जो जो कि मतलब एक वाटर शेड अमेंडमेंट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पावर लिया कि अगर प्राइवेट एंटिटीज को हमें की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है तो हम एक स्कीम के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन 2023 में उसके अंदर गलती क्या हुई कि उसके अंदर एनपीवी और कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन का प्रोविजन रख दिया गया, जो कि हमारी भी मतलब गलती है, एक ओवरसाइट मिस्टेक था। फिर बाद में हम उनके पास गए ये नंबर्स लेके कि अगर एनपीवी और कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए अगर हमें लैंड देना है तो हम तो उसी लैंड पे प्लांटेशन कर लेंगे, हमें हमें आपसे लैंड के लिए सहयोग क्यों होगा। तो उस आर्गुमेंट में भी करीब 2 साल लगे हैं और 2 साल के बाद ये ऑर्डर आया है। मेरा मानना ये है कि देखिए ये काफी लंबी हमारी जद्दोजहद रही है, जिसमें हम गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाए और जिसमें एक मॉडल के रूप में हमें डेवलप करने की जरूरत है। और जब भी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या किसी भी डिपार्टमेंट से डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसको सब्जेक्ट पे नहीं जाएं कि वो सब्जेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है लैंड लीजिंग, ये लैंड लीजिंग नहीं है, ये कोलैबोरेटिव प्लांटेशन है इंडस्ट्री के साथ। इंडस्ट्री डिसाइड करेगी कि उसको कौन सी स्पेसीज चाहिए, क्या रोटेशन पे लकड़ी चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने डीपीआर के अंदर वो इनकारपोरेट करेगा, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा वो भी डीपीआर के अंदर होगा, जिसको वायबल बनाने के लिए क्या शेयरिंग अरेंजमेंट होगा वो भी डीपीआर के अंदर होगा। वो डीपीआर वर्किंग प्लान में इनकारपोरेट की जाएगी, उसका अप्रूवल होगा। तो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या किसी भी डिपार्टमेंट को या इवन किसी फॉरेस्टर को, मैं तो अपने बैच मेट का जो ग्रुप है उसके अंदर भी कहता हूं कि उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फॉरेस्ट फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही है। उसका यूज किस ढंग से होगा वो आप इंडस्ट्री के साथ एग्रीमेंट करके आप करेंगे, आप प्रोड्यूस शेयर करेंगे। इसलिए ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डरने की जरूरत है और इंडस्ट्री को भी ये डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक नई एक्टिविटी है, थोड़ा पायलट मोड में ही जाना ठीक रहेगा। लेकिन मेरा जो मानना है कि ये काफी पॉजिटिव ऑर्डर है, क्योंकि अगर अगर कुछ इसके अलावा कुछ और होता तो शायद हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल होता। मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ सिर्फ। थैंक यू पांडे साहब। मैं बेसिकली आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी पैनलिस्ट या कोई भी जो लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहें, बिकॉज पांडे जी ही मेन वो हैं जो कि इस सारे बैकग्राउंड डिस्कशन से जुड़े हुए हैं, तो पांडे जी से सवाल अभी पूछा जा सकता है इससे पहले कि मैं किसी और को बुलाऊं बोलने के लिए।
तो दिस इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम पांडे जी।